अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई हफ्तों से केसेस, गिरफ्तारियों और अपने लीडरों को जबरदस्ती पार्टी छुड़वाए जाने पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करने वाली पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद आज एक और अहम कानूनी कदम उठाया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के नाम एक खत लिखा गया है, जिसमें उनसे आइन के आर्टिकल 184 के सब सेक्शन 3 के तहत पीटीआई को बतौर सियासी जमात उसके हुकूक दिलवाने का मुतालबा किया है। खत के मंदरजात के मुताबिक पीटीआई से सियासी वाबस्तगी रखने वाली शख्सियात से उनका आज़ादी इज़हार राय, नकलो हरकत और पुरअमन इज्तिमा करने का बुनियादी आईनी हक जो है वो छीना जा रहा है। पीटीआई के खिलाफ रियासत मुकदमे बनाने और गिरफ्तारियां करने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद चारों सूबों और इस्लामाबाद में पीटीआई के खिलाफ रियासती ऑपरेशन जारी है। इंसाफ को अंधा होना चाहिए, मगर जजेस पीटीआई के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई शख्सियात की गुमशुदगियों पर लाइल्म नहीं रह सकती, जिनकी वजह से माशरे में खौफ फैल रहा है। सीनियर वकील एतजाज एहसन साहब की जानिब से हालिया जबरी गुमशुदगियों पर दायर की गई पिटीशन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वापस किया जाना काबिल तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बगैर हालिया गिरफ्तारियों और गुमशुदगियों के तनाजुर में 8 फरवरी का इंतखाब साफ और शफाफ नहीं हो सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त की गई है कि पहले से जमानत पर रिहा शख्सियात की नए मुकदमात में गिरफ्तारी को रुकवाया जाए। सियासी वर्करों और सहाफियों की हालिया मुबैना गुमशुदगियों पर एक कमीशन बनाया जाए। वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया जाए कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को सियासी इज्तिमात करने की इजाजत दी जाए। वफाकी हुकूमत और पेमरा को हिदायत दी जाए कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों और उनके लीडरों की बिला रोक टोक मीडिया कवरेज यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस खत का चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, इसका पता तो आने वाले दिनों में ही चलेगा, मगर कई दिनों के वक्फे के बाद पीटीआई के हवाले से आज एक ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है। इस ऑडियो लीक में चेयरमैन पीटीआई की एहलिया और उनके वकील लतीफ खोसा को मुकदमात की पैरवी के लिए लतीफ खोसा के बतौर वकील इंतखाब पर खानदानी इख्तलाफात के हवाले से बात करते सुना जा सकता है। हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। इस ऑडियो लीक के हवाले से आज जब लतीफ खोसा साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने ना सिर्फ उसकी तस्दीक की, उसको ओन किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ऑडियो लीक की कानूनी हैसियत और उनको रिकॉर्ड करने वाली मजाज अथॉरिटी के हवाले से मौजूद अहम कानूनी नुकात पर हालिया दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले का हवाला भी दिया। ऑलरेडी जो कुछ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि आए बताएं कौन लीक करता है, किस कानून के तहत लीक करता है, क्यों नहीं उसकी सजा दी जाती है जो इस तरह की हरकत करता है, ये प्राइवेसी में कैसे मुदाखलत हो सकती है, वो ऑलरेडी चल रही है और मैंने की हुई है। पीटीआई की कानूनी और सियासी मुश्किलात तो अपनी जगह, मगर दूसरी जानिब आज क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों ने खिताब किया। पार्टी कारकुनान को अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बनने की उम्मीद दिलाने के साथ साथ बिलावल भुट्टो ने उनको भरपूर इंतखाबी तैयारी करने का भी कहा। ताम दिलचस्प बात यह थी कि आज बिलावल साहब की तकरीर में ना तो लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर न आने का शिकवा दिखाई दिया और ना ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब को लाडला होना दिया। बिलावल साहब ने महंगाई से बतौर साबिक पीडीएम हुकूमत इत्तेहादी अपने आप को लाताल्लुक कर लिया और उसकी सारी जिम्मेदारी नून लीग को महंगाई लीग होने का ताना देकर उन पर डाल दी। महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था वो फेल हो चुके। वो आज मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। अपने खिताब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुस्तकबिल की सियासत में भरपूर सपोर्ट करने की जरूरत पर जोर दिया, वहीं उन्होंने एक बार फिर बिलावल साहब को सियासत सिखाने की बात भी कर डाली। हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, तरबियत करनी है, जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने
यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बाद अगर नून लीग की बात की जाए तो दो साबिक नून लीगी वफाकी वुज़रा का इख्तिलाफ आज खुलकर सामने आया है। अपने एक बयान में रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल अजीज साहब ने अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें महंगाई का जिम्मेदार करार दिया है। दानियाल अजीज साहब ने यह सवाल उठाया है कि जब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में एहसन इकबाल साहब प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके। दानियाल अजीज साहब का कहना था कि इस नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर मुकम्मल नाकाम हो गई थी। हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून महंगाई को कम रखने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखती थी, लेकिन महंगाई की वजह से अब हमारी पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। दानियाल अजीज के मुताबिक गरीब अवाम को कमर तोड़ का सामना करना पड़ा जो एहसन इकबाल साहब की मुकम्मल नाअहली और नाकामी थी। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल साहब को बरतरफ कर दिया जाता। नाज़रीन, हमारा फोकस इन अहम सवालात पर रहेगा कि क्या चेयरमैन पीटीआई के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक्शन लेंगे? क्या पीटीआई को खत लिखने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी चाहिए थी? पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड चीफ जस्टिस के जरिए मिल सकती है? लतीफ कोसा साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो लीक क्या बता रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली मुअत्तल करेगी? बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा क्यों ना किया? आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल को कम तजुर्बेकार सियासतदान क्यों समझ रहे हैं? इस हवाले से करेंगे। हमें ब्रेक के बाद हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे। इस वक्त चलते हैं ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में शहबाज खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में अमजद शाह साहब, सीनियर माहिर कानून, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। अमजद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। शहबाज खोसा साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। आज जो लेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उससे ही आगाज करते हैं। ये जो लेटर लिखा है पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से और उसमें दरख्वास्त की गई है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो वफाकी निगरान हुकूमत को, वो पेमरा को हिदायत दें, पाबंद करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बशमूल पीटीआई बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने का मौका दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और पार्टी वर्कर्स हो, मेंबर्स हो, उनके हवाले से उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को जो ये खत लिखा गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है या पीटीआई को इस हवाले से बाकायदा तौर पे एक पिटीशन दायर करनी चाहिए थी? नहीं जी, 184(3) में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा इख्तियार है, पर यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट वैसे तो इन चीजों का आपने देखा होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में दिन में कई दफा नोटिस ले लेती थी बगैर किसी की एप्लीकेशन के या बगैर किसी की खत के, अज खुद नोटिस ले लेती थी। बट इस केस में तो एक काफी पॉपुलर जमात के और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन भी हैं पीटीआई के इस वक्त तक, तो उन्होंने इतनी सारी चीजें हाईलाइट की जो कि हम रोजमर्रा देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। तो उन चीजों का नोटिस लेने का कहा गया है और बिल्कुल ये चीफ जस्टिस साहब की पावर्स में 184(3) अंडर आर्टिकल 184(3) of the Constitution, he has ample powers to take notice of this and now he can place this even before the committee and decide कि ये इसका नोटिस लेना चाहते हैं या नहीं, और ये बिल्कुल इनके इख्तियारात के अंदर ही होगा अगर ये इस चीज का नोटिस लें। बट लेकिन why a letter, खोसा साहब, why not a petition? देखें, the 184(3) envisages a situation in which you only have to bring it to the notice of the Chief Justice. Okay. I think the chairman PTI in his wisdom has thought के वो एक इनफॉर्मल तरीके से बहुत सारी बातें एक चीफ जस्टिस साहब के नोटिस पे इस फोरम पे ले आए। अब पिटिशन में तो आपको पता है बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लीगल, उसमें आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है और फिर इदारों को भी आपको बताना पड़ता है किन किन के खिलाफ आप यहाँ पर कर रहे हैं। मगर आपने देखा ही होगा कि इस वक्त तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम ही एक जमात के खिलाफ काम कर रहा है। राइट। अमजद शाह साहब, क्या आपकी क्या इस हवाले से कानूनी राय है? इमरान खान साहब के ये जो खत है और उनके मुतालबे के हवाले से कि वो चीफ जस्टिस साहब से बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी मांग रहे हैं, उसका मुतालबा कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई साहब
का जो खत है वो एक है इलेक्शन कमीशन से उनकी कोई शिकायत है, दूसरी उन्हें शिकायत है इंटरिम गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत है इससे शिकायत है, तीसरी शिकायत उन्हें किसी और इदारे से है। एक खत की सूरत में जो उन्होंने खत लिखा है, ये तो अदरवाइज भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट दे भी दे कि जी बिल्कुल आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम करें, वो यही कहेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि जब भी कोई इदारा जब कोई ऐसा काम करे जिसपे किसी को ये एतराज हो कि ये ठीक नहीं कर रहे, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर कानून ने दे रखा है। अगर जो निगरान हुकूमत है उनके हवाले से आपको कोई शिकायत है तो पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन से अगर आपको शिकायत है तो उनके खिलाफ भी कानून ने आपको प्रोसीजर प्रोवाइड किया है कि आप किस तरह से अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करेंगे। सिर्फ एक खत लिख देना और उसमें सारी चीजें जो हैं वो आप ले आए, तो मैं नहीं समझता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस पर सो मोटो ले भी लें तो इससे कोई असर पड़ेगा। मतलब वो एक जनरल कॉमनी बस किस्म का ऑर्डर पास कर देंगे इस खत को, अगर वो ले भी लें तो कहेंगे कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ तमाम इदारे जो हैं वो काम करें। यही ऑर्डर इस पर आएगा। आप देख लें इस खत के मतन को भी, और इस पर अगर वो सो मोटो लेते हैं तो एक जो उनका ऑर्डर आएगा वो यही ऑर्डर आएगा कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ तमाम इदारों को काम राइट, करना लेकिन चाहिए। तो अमजद शाह इससे क्या, साहब जैसे आपको जी याद होगा धरना केस में एक ऑर्डर आया था जी 2017 में, उसमें यही ऑर्डर था कि जो ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो सियासत में हिस्सा लेते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही कानून अदरवाइज भी कहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी तो वो तो अदरवाइज भी कानून मौजूद था। अब जिन्होंने इंक्वायरी करनी है, जिन्होंने कार्रवाई करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो बस फिर क्या होगा? राइट, लेकिन आपको यानी कि इसमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बावजूद इसके अमजद साहब, जो एक तो उनकी रिजर्वेशन सामने आई है वो बड़ी संगीन रिजर्वेशंस हैं, और जो हालात इस वक्त नजर आते हैं, जिस डिस्क्रिमिनेशन की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी के लीडर्स की अबडक्शन हो रही है या वो सामने मंजर आम पर आते हैं, दूसरी पार्टियां ज्वाइन होते हुए नजर आ रहे होते हैं, अरेस्ट की उन्होंने जिक्र किया, और जिस तरह से आज इस खत में भी उन्होंने जिक्र किया है कि टुडे द पावर टू प्रोसिक्यूट एंड अरेस्ट इज बीइंग यूज्ड इन अ ब्लेटेंट attempt to engineer and screw the political landscape of the country। आपको लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है मुल्क में? आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, ऐसी ही सिचुएशन है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जो सामने नजर आ रहा है। आंखें तो बंद नहीं कर सकते। ये आज तो नहीं हो रहा, आज एक पार्टी के साथ हो रहा है, इससे पहले दूसरी के साथ हुआ था, उससे पहले पीपल पार्टी के साथ हुआ था, उससे पहले फातिमा जिन्ना के साथ हुआ था। ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा, और बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। हम तो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, हम तो कहते हैं कि सब लोग जो हैं उनको बिल्कुल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें फुल प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए ताकि वो अपने पॉलिटिकल विजडम और अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, और सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और किसी भी इदारे को ये अख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए कि वो किसी को रोकें, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। इससे मुल्क को नुकसान होता है, मुल्क की जड़ें खोखली होती हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हमारे साथ ये सब, और जो आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमजद शाह साहब इस बात का मुतालबा कर रही है, और ये बात उनकी ग्रीवेंसेस में ये बात भी शामिल है कि वो कहते हैं इदारों से और अब आला अदलिया से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ होनी चाहिए। खोसा साहब, गुज़िश्ता रोज भी नवाज शरीफ साहब को उसी अदालत से उनकी एक्विटल हो जाती है, वहीराज इमरान खान साहब का केस जो है वो नजर आता है कि आज भी अमजद परवेज साहब को मजीद 2 हफ्ते का वक्त दरकार है तोशाखाना केस के मामले में, और उसके बाद ऑर्डर सामने आएगा। आपको लगता है कि इक्वल ट्रीटमेंट अदालत में सबके साथ नहीं हो रहा? देखें, मेरे ख्याल की बात नहीं है। बात यह है कि इंसाफ होना जरूरी नहीं है, इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एक जगह बहुत जल्दी दरवाजे खोले जा रहे हैं और आसानियां पैदा की जा रही हैं, और दूसरी जगह खामखा की हीलो हुज्जत और बहाने बनाए जा रहे हैं और 2-2 हफ्ते लिए जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते मैंने ही केस किया, खान साहब का एक बेल उनकी करवाई, जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस पर नैब ने 2 हफ्ते से ज्यादा उसको डिले किया।
तो ये तो मतलब अमजद शाह साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे बार के बहुत लीडर हैं बड़े, और बहुत कानून और आइन के पासदार हैं, और वो बिल्कुल जिन बातों का बात कर रहे हैं कि ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये नजर आ रही हैं, ये इतनी ज्यादा हैं कि अगर इन पर हम पिटिशंस डालना शुरू करें, या अगर मैं चेयरमैन पीटीआई की जगह हूं, तो मेरा ख्याल है कि हजारों पिटिशंस मुझे करनी पड़े। तो अब मैं वो हजारों पिटिशंस कहाँ करूं? वकला को भी लीगल नोटिसेस या टैक्स नोटिसेस इशू हो जाएं जिस तरह मुझे हुए हैं, और इसी तरह बाकी वकला को थ्रेट आ जाए और वो केस छोड़ के भाग मैं जाए। उस तरफ तो भी आपका ये, कमेंट जरूर लूंगी, हद वो शायद उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ही इस हुआ है जरूरी आपका। समझा कि जी एक जी जी, जो 13 करोड़ 65 लाख का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो एफबीआर का नोटिस जो आपको मौसूल हुआ था, बट आप क्या समझते हैं चीफ जस्टिस साहब का इस पर रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है इस खत पे, खोसा साहब? जी, देखिए, मैं आपको यही बता चुका हूं कि हम गेस वर्क नहीं करते, हम पास्ट में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि पिछले चीफ जस्टिस क्या करते रहे। तो आपने बहुत सारा देखा, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये दिन में कई दफा नोटिस लिए जाते थे, आज खुद लिए जाते थे, यहाँ पे तो एक लेटर है। फिर आपने देखा होगा कि साकिब निसार साहब के दौर में भी बहुत नोटिस लिए जाते थे, अब बहुत अच्छे काम भी किए जाते थे। ये कटास राज का मैं इधर से गुजर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उनका एक मंदिर था, उसका पानी यहाँ पर बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज ने बंद कर दिया था क्योंकि वो ग्राउंड वाटर सीमेंट के यूज पे कर रहे थे। तो उस पे उन गरीब लोगों की किसी ने नहीं सुननी थी, क्योंकि सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ और बड़े बड़े सरमायादारों के साथ थी। मगर साकिब निसार साहब ने वो नोटिस भी लिया, उन लोगों को सुनवाई, लेकिन फिर वो तमाम तो जो है वो रेगुलेट भी हो चुका है खोसा साहब। यू ऑल्सो नो इट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बनने के बाद वो तमाम मामला जो है आपको पता है, आपके सामने ही है। बट मैं अमजद शाह साहब, जिस तरह कोसा साहब भी कह रहे थे, और आज इमरान खान साहब के इस लेटर में भी मेंशन्ड है कि इंसाफ जो है वो अंधा होता है, मगर जज इस हकीकत पर आंखें बंद नहीं कर सकते कि किसी सियासी जमात को किस तरह से एक सियासी जमात के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही हो। बट बहरहाल आज एक और अमजद शाह साहब ऑडियो लीक मंजरे आम पर आई है। अनफॉर्चुनेटली लतीफ खोसा साहब, एक सीनियर माहिर कानून, एक ऐसी शख्सियत, उनकी और उनकी क्लाइंट की ऑडियो मंजरे आम पर लेकर आना, जिसकी तस्दीक खोसा साहब ने खुद कर दी है। जबकि हाल ही में जस्टिस बाबर सत्तार, आपको याद होगा, उन्होंने ऑडियो लीक्स पर एक तफसीली ऑर्डर भी जारी किया था, और इन लीक्स की कानूनी हैसियत, उनकी रिकॉर्डिंग और उनको पब्लिक किए जाने के हवाले से बहुत अहम सवालात उठाए थे। मगर उसके बावजूद ऑडियो लीक्स का सामने आना, क्या निजाम इंसाफ की बेबसी समझते हैं? देखें, एक वकील जो है ना, वो जिस वक्त अपने क्लाइंट से बात करता है तो उससे एक प्रोटेक्शन हासिल है। ये आपका जो कानून है उसमें उससे उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन उसको कहते हैं, वो वकील साहब खुद भी उसको पब्लिक नहीं कर सकते। अगर मसलन एक वकील है, उसके पास एक शख्स आता है और कहता है मैंने 2 लोगों को मार दिया, तो अब वकील साहब एज अ विटनेस उसके खिलाफ पेश नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन को इस तरह से उसको लीक करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। बस ये मतलब कानूनन तो ये किसी तरह भी जायज नहीं और अखलाकन भी जायज नहीं। मतलब ये तो वकील और क्लाइंट की है, अगर किसी और शख्स की भी प्राइवेट कम्युनिकेशन है तो उसको भी प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए। और हमारा मजहब, हमारा कानून, हमारी रवायात, हमारा अखलाकियात इसको कंडेम करते हैं, उसको मुनासिब नहीं समझते, और ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट। और अमजद शाह साहब, आपको याद होगा कि पीटीए ने भी जब ये हेयरिंग्स हो रही थी उन पिटिशन की, बुशरा बीबी साहिबा की पिटिशन थी, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे ने जो पिटिशन दायर की थी, उसकी समाअत के दौरान ही ये मामला जिस तरह से उठा था। और जस्टिस बाबर सत्तार ने ये बात कही कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वेलेंस है, ये कौन कर रहा है, इसकी इजाज़त कौन सी अथॉरिटी की जानिब से दी जा रही है। और फिर इसको टेकअप करने का कहा गया था अटॉर्नी जनरल से भी कि ये मामले को वफाकी हुकूमत के साथ उठाया जाए, वफाकी काबीना ये टेकअप करे और इस एक फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क को डिवाइस करे इस सर्वेलेंस से मुतालिक। खोसा साहब, आपके वालिद साहब की ऑडियो लीक है, और एक तरफ तो खुद आपने जिस तरह से जिक्र किया कि एक एफबीआर
नोटिस आपको सर्व हो चुका है लास्ट वीक, ये सारा सीक्वेंस जिस तरह आपस में जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि कोई खास पैगाम है आपके और आपकी फैमिली के लिए? जाहिर बात है, इससे पहले भी 2 इवेंट हो चुके हैं, 3 इवेंट हो चुके हैं, मेरे भाई पे भी फायरिंग हो चुकी हुई है, मेरे घर पर भी आपने वो देखी होंगी वीडियो, सेफ सिटी कैमरास के सामने फायरिंग हुई। फिर एक भाई साहब सामने आ गए जिन्होंने कहा जी मैंने पीटीआई के किसी बंदे के कहने पे फायरिंग की है। तो ये तो सारी चीजें हैं, अब इनको हम बहुत देर से हम लोग ये केसेस करते आ रहे हैं, अर्ली 90 से, तो मैं खुद भी ये देखता आ रहा हूँ। अमजद शाह साहब, आखिर में आपसे एक सवाल जरूर करती चलूं, इंट्रा पार्टी पोल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर जो गुज़िश्ता हफ्ते सामने आया था, उसके नतीजे में उनको 20 दिन के अंदर करवाने थे, उन्होंने बहरहाल 2 दिसंबर को ये इंट्रा पार्टी पोल्स करवाने जा रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन ने एक जो एक केयर टेकर चेयरमैन भी नॉमिनेट कर दिया, गौहर खान साहब को। बट ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा कि इमरान खान साहब क्या ये इंट्रा पार्टी पोल्स कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते? इस तरह से है कि इमरान खान साहब की ही एक पिटीशन थी पीटीआई की, जिसमें नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन के बाद पार्टी की सदारत से हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, और सेम वही उसी एनालॉजी की बुनियाद पे अब इमरान खान साहब खुद क्योंकि कॉन्विक्ट हो गए हैं, उनकी अपीलें लगी हुई हैं, और उस कन्विक्शन की बुनियाद पे अब वो मतलब इनकी अपनी एप्लीकेशन थी, और जो इस पे नवाज शरीफ साहब जो थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे एज अ पार्टी लीडर के, अपने एज अ पार्टी सदर के, कि जो कॉन्विक्ट शख्स है वो पार्टी का सदर भी नहीं हो सकता। तो उसी वजह से शायद इमरान खान साहब जो है उसी जजमेंट की रोशनी में उन्होंने ये फैसला किया होगा। खोसा साहब, आप भी समझते हैं कि राइट, खोसा साहब आप भी समझते हैं इमरान खान साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे उस जजमेंट के रोशनी में? इंसिडेंटली दोनों केसेस में वकील था, पहले वाले में भी और इस वाले में भी हूँ। ये 62 और 63 की एक कदगन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर एक बंदा सादिक और अमीन ना रहे तो वो फिर ना इलेक्शन कंटेस्ट करता है, ना पार्टी का सदर रह सकता है। इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन थी वो सस्पेंड हो चुकी हुई है, तो इसलिए वो उनका असल में ऑर्डर में शायद ये क्लैरिफिकेशन सही तरीके से नहीं आ सकी कि सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों सस्पेंड हुई हैं, मगर ये ऑलरेडी हाई कोर्ट होल्ड कर चुकी है कि जो हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला करके उनको कन्विक्ट भी कर दिया, उनका डिफेंस भी नहीं देने दिया, और ऐसे केस में कर दिया जिसमें अभी मौका ही नहीं दिया गया उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन शायद बड़ी जल्दी में ये फैसला कर गई है, और अभी तो आपके ख्याल में वो कर सकते थे, वो कॉन्टेस्ट कर सकते थे? जी बिल्कुल कर सकते थे, अभी तक उन पे कोई इस तरह की कदगन थी नहीं, मगर ये खतरा जरूर था जिसकी बेसिस पर ये स्टेप लिया गया है। इमरान खान इस वक्त भी पार्टी के चेयरमैन हैं, ये एज अ बैकअप स्टेप लिया गया है कि अगर किसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जजमेंट नहीं, उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं देता, तो फिर बैकअप जो है गौहर खान उसके चेयरमैन होंगे। और वो खुद भी वो चले गए हैं इस हाई कोर्ट इसको लेके, आज उसकी समाअत भी बहरहाल हुई है, और उन्होंने हम ही लोगों ने केस बुक किया, वी वर द लॉयर्स इन दैट केस, एंड वो रिजर्व्ड फॉर जजमेंट है इस वक्त। जी जी जी, फारूक साहब ने उसकी जजमेंट अभी देनी है। राइट, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। राइट, ये एक कानूनी कदगन है कि अगर एक बंदा सादिक और अमीन ना रहे तो उसको ना वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और ना वो पार्टी का चेयरमैन रह सकता है। बिल्कुल, और ये 63(1)H के तहत उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा था तोशाखाना केस में। थैंक यू सो मच खोसा साहब, अमजद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस के मौके पे बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की है, जरदारी साहब ने जो तकरीर की है, उसमें जिस तरह से जरदारी साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते के इंटरव्यू में जो कुछ बिलावल साहब से मुतालिक कहा था, आज उसको एक तरह से रिएटरेट किया है, और बिलावल साहब को किस तरह से सपोर्ट करना है, या जो कुछ वो जानते हैं बिलावल साहब को किस तरह से वो ट्रांसफ़र करना है, उस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद दहीर हुसैन बुखारी साहब। आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, और साबिक चेयरमैन रह चुके हैं सेनेट के।
नईर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आज बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर जो रही क्वेटा में, और लेवल प्लेइंग फील्ड और नवाज शरीफ साहब के लाडले होने का जिक्र उनकी तकरीर से आज बहरहाल सबने नोटिस किया कि वो गायब था। इसकी क्या वजह समझी जाए बुखारी साहब, कि क्या बिलावल साहब अपने वालिद साहब की मौजूदगी में ये किस्सा छेड़ना नहीं चाह रहे थे? शुक्रिया। गुजारिश है कि आज आपको पता है हमारा ये फाउंडेशन डे का फंक्शन था जी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुनियाद रखे हुए 56 साल हो गए, और ये कुछ तरह से हमारे देश में के पाकिस्तान के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं मुख्तलिफ औकात में फेडरेटिंग यूनिट्स में फाउंडेशन डे के फंक्शन किए जाते हैं। इससे पहले KPK में हुआ, कश्मीर में भी हुआ, पिंडी में भी हुआ, सिंध में भी होते हैं, लाहौर में भी। तो अब इस दफा का फंक्शन जो है बलूचिस्तान में रखा गया, कोयटा में। तो ऑब्वियसली सारे जो तकरीब थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जो कामयाबियां उन्होंने हासिल की, जो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत की जदोजहद की, पिछले 56 साल के हवाले से अपनी कारकर्दगी बयान करनी, तो मुस्तकबिल का बताना था कि पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। तो उसके लिए बड़े क्लियर थे, बड़े वादे थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। नौजवानों के हवाले से गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू हुई, फ्यूचर प्लान पीपल्स पार्टी का क्या होगा, और पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है इस मुल्क के गरीब अवाम में के लिए। तो ऑब्वियसली ये फाउंडेशन डे था। लेकिन जहाँ पे आपने क्रिटिसिज्म कहा तो उनको बड़े वादे का, उन्होंने कहा महंगाई का दरवाजा PTI ने खोला था, और महंगाई लीग भी आपने करार दे दिया बिलावल साहब ने नून लीग को। इसके बाद आप क्या सुनना चाहती हैं? नहीं सर, अब हम, क्योंकि उन्होंने तनकीद जरूर की आज आपके इस यौम तअसीस के मौके पर जमात के, लेकिन साथ साथ वो जो लाडला का बड़े तवातुर के साथ एक जिक्र किया जा रहा था कि सिस्टम के लाडले हैं, या वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार पर आना चाहते हैं, वो जिक्र नहीं था। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कुछ बातें बड़े क्लियरली कही थी। तो वो आज फील ऐसा हुआ कि शायद उन वालिद साहब की मौजूदगी में वो ये नहीं कहना चाह रहे। नहीं, मुझे बात मौजूदगी की नहीं है, ये आपने कोई इस बात से नतीजा हासिल करने की कोशिश की है या मीडिया ऐसा वो। देखिए, मीडिया को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए ना। मीडिया हर वक्त क्यों चाहती है कि जी नेगेटिव इश्यूज को, नेगेटिव इश्यूज नहीं, लेकिन आज बिलावल साहब खुद ही हाईलाइट कर रहे थे कता कलामी की माफी, लेकिन उन्होंने कहा कता कलामी की माफी नहीं, लेकिन एक बात जब कर दी तो वो मौका कौम के सामने है। और जो कंडक्ट था वो आप क्वेश्चन को भी देख लें, और वो आपको भी नजर आ रहा है, बाकी दुनिया को भी नजर आ रहा है। तो चेयरमैन बिलावल ने आज फाउंडेशन डे पे जो बात करनी थी वो अपनी जमात के हवाले से बात करी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बट के हवाले से बात करनी थी, बिल्कुल सही है बात की। जहाँ पे पार्टियों की तनकीद थी वो भी उन्होंने जाहिर कर दिया। और ये कौन सा ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस खत्म हो गया है, कंटिन्यू रहेगा, इस पे पीपल्स पार्टी अपना मौका देती रहेगी। लेकिन बुखारी साहब, आपने जिस तरह से कहा कि मीडिया एक नेगेटिव पहलू की तलाश में होता है, मैं तो आपसे सवाल कर रही थी कि बिलावल साहब चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, सो अगर मैं आपसे उसमें सवाल कर रही हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या नेगेटिव है? नहीं, बात ये सुने कि अभी आप ये देखें कि आया ये पॉलिटिकल प्रोसेस खत्म हो गया, अभी तो इलेक्शन आने हैं, हमने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल सही है, बट यू डिजायर वो जवाब आना चाहिए। नहीं, आई डोंट डिजायर एनीथिंग, मैं आपसे सिर्फ सवाल ही कर सकती हूँ। पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसीज खुद बनाती है ना, बिल्कुल। हम किसी के कहने पे पॉलिसीज तो नहीं बनाते या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं करते। हमने क्या बयान देना वो मेरी क़यादत बेहतर समझती है, कब देना वो बेहतर समझती है। बिल्कुल सही है, दुरुस्त है बात। बट बुखारी साहब, आज जरदारी साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने भरे जलसे में ये कहा कि बिलावल साहब को सबने सपोर्ट करना है और जो कुछ हमें आता है वो उन्हें सिखाना है, उनकी तरबियत करनी है। क्या जरदारी साहब ये बता रहे हैं कि बिलावल साहब अभी मुकम्मल तरबियत याफ्ता सियासतदान के तौर पर नहीं उनको देख रहे? आप मीडिया में मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हो चुकी हैं।
आप मुझे लगता है कि नाराज हो गए मेरे सवाल करने पे बुखारी साहब। जरदारी साहब जी जी देखिए बीबी, बंदा उम्र के आखिरी हिस्से तक सीखता है, लर्न करता एब्सोल्युटली, बट है। बुखारी वो बतौर वालिद गुफ्तगू कर रहे थे ना, वो बिलावल के वालिद है, और हर वालिद की यही ख्वाहिश होती है कि उनका जो फर्जंद हो वो बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल उसका हो, रोशन मुस्तकबिल उसका हो, उसके पास नॉलेज हो, उसके पास लर्निंग हो। ये तो लिखना पढ़ना सीखना ये तो बस आखिरी हिस्से तक एब्सोल्युटली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही है, आई एग्री। बट बुखारी साहब, जब जरदारी साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते माजरत के साथ जब इंटरव्यू में कहा कि बिलावल साहब को अभी तजुर्बा उनका कम है या अनट्रेंड है, बच्चों में सोच जरा वक्त लगता है उसमें आने में, आज फिर वो अगर भरे मजमे में ये बात कहें कि हमें जो कुछ आता है वो हमने बिलावल को सिखाना है, आप नहीं समझते आपके ओपोनेंट्स को ये कहने का मौका मिल जाता है कि बिलावल साहब जिन्होंने 2 माह बाद, और जो कि आपकी पार्टी के इस वक्त वज़ार के उम्मीदवार हैं, वो 2 माह में उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी और वो इस पोजीशन के लिए आपके ओपोनेंट्स ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं? फिर आपने वो बात नहीं सुनी आसिफ अली जरदारी साहब की कि जो फॉरेन मिनिस्टर परफॉर्मेंस है जी जी मोदी साहब ने रखी कौम के, वो नहीं बताई, आपको वो नजर नहीं आई? नहीं, वो बिल्कुल नजर आई। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को कुछ लोग उनकी वालदा से जानते हैं, कुछ वालिद साहब के रेफरेंस से जानते हैं, कुछ नाना के रेफरेंस से जानते हैं, और कुछ उनके फॉरेन मिनिस्टर होने के। बिल्कुल सही, लेकिन साथ साथ जब वो कहते हैं अनट्रेंड है या उनको सिखाना है, बात नहीं है। देखिए जी, ही टॉक्स एज अ फादर, ही टॉक्स एज अ फादर फॉर हिज चाइल्ड ना। मैं खुद भी आज भी मेरा बेटा के प्रोफेशन में है तो मैं कहता हूँ लर्निंग प्रोसेस में वकालत करता है बंदा उम्र तक। सो वो एक वालिद की हैसियत से बिलावल साहब को और 2 जाविये से देखते हैं, एक सियासतदान होने की हैसियत से और एक वालिद साहब की हैसियत से, और वो समझते हैं कि अभी बिलावल साहब को मजीद सीखने की जरूरत है। नहीं दीदी, ये जो आप निकालना चाहती है बात वो नहीं निकलेगी कि बिलावल का मुकाबला कर रहा है तो मरियम नवाज से करो, बिलावल का मुकाबला करना है तो मौलाना असद से करो, बिलावल का मुकाबला कर रहे हैं तो हमजा से करो, बिलावल का और उसकी उम्र के जो सियासत में लोग उनसे करो, बिलावल का मुकाबला उसके वालिद साहब के साथ बात करो। राइट बुखारी साहब, ये बताइए कि जो मखदूम अहमद महमूद साहब ने, साबिक गवर्नर और आपके साउथ पंजाब के आपकी जमात के वो प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो ये बात कही है कि सारी जमातें बशमूल आपकी जमात, बशमूल नून लीग, सब मिला के 30% पर खड़ी हैं और एक अकेले इमरान खान साहब की मकबूलियत 70% पर है। आप इत्तेफाक करते हैं उनकी इस बात से? मैंने तो उनके ये बयान सुना नहीं है, ना मेरे इल्म है, लेकिन ये सवाल अगर उनसे करे तो मैंने तो उनका ये ना बयान अखबार में पढ़ा है ना मैंने उनका बयान। अच्छा, लेकिन ये महमूद अचकजई साहब भी ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने भी पीडीएम में रह के हुकूमत में जब तमाम इत्तेहादी एक साथ थे तब समझा चुके थे कि इमरान दुश्मनी से में इतना आगे ना निकले कि आगे जो है वो खाई में गिर जाएं। फिर काफी इस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई। तो आप समझते हैं कि अभी इस वक्त जो मकबूलियत है जिसके हवाले से सर्वेज भी सामने आ रहे हैं, वो काउंटर नहीं कर पा रही अभी जमातें? मकबूलियत तो सामने आ गया, जो जिन लोगों को उन्होंने शमूलियत इख्तियार करवाई थी 2018 में और जिनकी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़े थे और जिनकी बुनियाद पर वो उन्होंने हुकूमतें बनाई थी, सही है, तो इलेक्टेबल्स होते हैं, वो लफ्ज देखते हैं, उनको पता होता है कि किस बात से जाके वो इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर उनको ये यकीन हो कि इमरान खान जीत सकता है वो क्यों छोड़ के जाए इसको? बिल्कुल सही। बट बुखारी साहब, आज जो हम जिस तरह से बीच में बात भी कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि आज बिलावल साहब ने अपने ओपोनेंट्स को उन्होंने तनकीद उन पे की और उन्होंने नून लीग को उन्होंने अगरचे कहा कि आपने मेंशन किया कि महंगाई का दरवाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जरूर खोला, लेकिन नून लीग जो है उसने महंगाई की और उसको महंगाई लीग का ताना दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग नाकाम हुई। मगर ये जो इस महंगाई लीग की इत्तेहादी आपकी जमात भी थी बुखारी साहब, और अब अवाम में जाकर पीपल्स पार्टी किस तरह से अपने आप को ये महंगाई और पीडीएम की नाकामी से लाताल्लुक डिसोसिएट कर पाएगी? देखिए, ये इस पे तो मैं बहुत पहले हम बात कर चुके हैं। इट्स अ रेपुटेशन नाउ थिंग, बस हकीकत भी। हाँ, 13 जमातों का ये कोलिशन था
और ऑब्वियसली कैबिनेट में हम तो बैठे थे, मेजोरिटी डिसीजन होते थे, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे थे दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। हमारे पास जो की कारकर्दगी आपके सामने, क्लाइमेट चेंज की कारकर्दगी आपके सामने है, फॉरेन अफेयर्स की आपके सामने है कि किस तरह फ्लड्स आए और किस तरह तबाही फेरी और किस तरह यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ मिले फॉरेन डोनर्स आपको उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो परफॉर्मेंस हमारी आपके सामने है। ऑब्वियसली ये हमारा राइट बनता है कि जिनकी परफॉर्मेंस से मुल्क में मैं डूब गया, वो जो रिस्पॉन्सिबल है वो जवाब दे देंगे। राइट, बट आपकी जमात के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब, बहरहाल बुखारी साहब, डिफॉल्ट से मुल्क को बचाने का क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा पिछली हुकूमत जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे उनको जरूर ये क्रेडिट जाता है। बट आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा, कल गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब के जो आड़े कानूनी रुकावटें थी उनमें से एक, अगरचे के कुछ हिचेस कह रहे हैं उनकी जमात भी के मौजूद हैं अभी इस वक्त, लेकिन जिस तरह से एवनफील्ड रेफरेंस में उनको बरियत उनको मिली है गुज़िश्ता रोज, चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाह हैं, ख्वाहिशमंद हैं, और कहा जा रहा है कि अब उनके रास्ते से वो तमाम रुकावटें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको क्या नजर आ रहा है आगे 8 फरवरी को होता हुआ बुखारी साहब? देखिए इंशाल्लाह, देखें वो अपनी जो उनकी कानूनी जंग है वो लड़े, उसका उनका हद तक है, उनको रिलीफ मिलती है तो कोर्ट से रिलीफ मिलेगी, लेकिन ध्यान में जरूर रखें कि मैप कल अगर ठीक था तो आज गलत है, और अगर आज ठीक है तो कल गलत है। इसका तो कोई एहतसाब होना चाहिए। इस पर तो पता लगना चाहिए कि जिन लोगों ने बेबुनियाद मुकदमा वो तो अपने अंजाम को पहुंचे, ताकि ये खेल तो इस मुल्क में बंद हो। राइट, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ये बेबुनियाद मुकदमात। बुखारी साहब कहते हैं कि जिन जिन ने बनाए हैं ये मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचना चाहिए, ये खेल एक मुसलसल तौर पर खत्म होना चाहिए। और साथ साथ जब हमने नैयर बुखारी साहब से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवाल किया तो वो बुरा मान गए, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब अपनी तमाम तकारीर में अब तक की होने वाली लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र जरूर कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे, ना सिर्फ अपनी जमात के लिए दीगर जमातों के लिए भी मुतालबा कर रहे थे, यकसा मौके की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब के लाडले होने की बात कर रहे थे। लेकिन आज उनकी तकरीर में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड और लाडले का जिक्र नहीं था, जिस पर मैंने सवाल किया, तो नैयर बुखारी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हाल ही में उन्होंने अस्यूम किए चार्ज एज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, नैयर बुखारी साहब बहरहाल नाराज हो गए। प्रोग्राम की टीम अलीना शगी को इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।